ठीक, ओके। हमारा नेक्स्ट है टॉपिक भू संसाधन। भू संसाधन से हमारे जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि पर्वत, पठार और मैदान, मैदान, पर्वत और पठार, ये हमारी स्थलाकृतियाँ हैं जो हमारी धरातल पे दिखाई देती हैं। तो कितना प्रतिशत भाग जो है हमारे भू संसाधन में मैदानी है, कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है और कितना प्रतिशत पठारी है। तो ये देखें, मैदान 43%, ये हमारा मैदान जो है 43% है, यानी सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मैदानी भाग जो है वो हमारे भारत में है। और मैदानी भाग कहाँ मिलेंगे आपको? आप देखेंगे भारत में ये हमारा जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का ये मैदानी है। उत्तर भारत का जो पूरा भाग है जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और इसके अलावा जो हमारा तटीय प्रदेश है, तटीय भूभाग है, यहाँ पे हमारे मैदानी भाग मिलते हैं। इसके अलावा कुछ आंतरिक भाग है, वहाँ पे भी आपको नदियों के आसपास मैदानी भाग देखेंगे, लेकिन मुख्य भूभाग जो है हमारा गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो अपवाह तंत्र है उन भागों में ये मैदानी भाग। तो सबसे ज़्यादा जो भारत में जो मैदानी भाग है वो 43% है। दूसरा है पर्वतीय भाग। तो पर्वतीय भाग हमारा सेकंड नंबर पर्वतीय भाग और पठार। पर्वतीय भाग 30%। पर्वतों में देखेंगे तो हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, तो भारत के कई क्षेत्रों में पर्वतीय भूभाग है। तो ये हमारा 30% भाग जो है पर्वतीय है और 27% भाग हमारा पठारी है। पठारी का मतलब जो समतल भाग है लेकिन मैदानी भागों से ऊंचा है, उसे हम पठार कहते हैं। बाकी पर्वतीय तो मालूम है, पर्वत ऊपर नुकीली चोटियां हैं, तो ये हमारा 27%। तो पठारी भागों में देखेंगे तो हमारा पूरा ये प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का पठार, ये पूरा हमारा क्षेत्र जो लगभग 27% है वो हमारा पठारी भाग है। तो ये हमारा भू संसाधन है भारत का। बांगर और खादर, बांगर और खादर में कोई अंतर लिखिए। 4 जरूरी नहीं, 4 पूछें, 2 पूछें या 1 पूछें। तो बांगर बृहद मैदान पुराने जलोढ़, यानी जहां पहले बाढ़ें आती थी अब वहां बाढ़ें नहीं आ जाती, यानी वो ऊंचा भाग जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, यानी पुराने जलोढ़ हैं। वहां जो मिट्टी पाई जाएगी वो कौन सी है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो मैदानी भागों में, इन भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन खासतौर पर बांगर में वह मिट्टी पाई गई जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। मैदानों का ऊंचा भाग है, नदियों का बाढ़ अब नहीं पहुंच पाता है, यानी वो ऊंचे क्षेत्र हो गए। कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है, कम उपजाऊ है, कहीं कहीं अम्लता पाई जाती है, कृषि नहीं की जाती, यानी कृषि बहुत कम होती है, तो अम्लता ज़्यादा है और कैल्शियम की मात्रा अधिक। ये बांगर की विशेषता है। खादर जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी भर जाता है, यानी मैदानी भागों के वह निचले भूभाग जहाँ प्रतिवर्ष हर साल बाढ़ का पानी भर जाता है। तो यहाँ क्या होगा? नवीन तलछट निर्मित भूभाग को खादर कहते हैं। अब नवीन मिट्टी यहाँ कौन सी? हमारी जो मिट्टी है वो कौन सी? कांप मिट्टी। कांप मिट्टी जो है या जलोढ़ मिट्टी, जो कांप को हम जलोढ़ भी कहते हैं, जलोढ़ मृदा जो है। तो हर बार उन भागों में बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी भर जाता है और बह के जो आती मिट्टी वो जमा हो जाती है। तो ये नवीन तलछट द्वारा निर्मित भूभाग को खादर कहते हैं। यहाँ जलोढ़ मैदान का निचला भाग है जहाँ नदियों का बाढ़ का जल पानी पहुंच जाता है। बहुत उपजाऊ है, नई मिट्टी जमा हो रही है, तो स्वाभाविक है कि नेचुरल प्रोसेस से जो मिट्टी आके जमा होती है तो उसमें पोषक तत्व रहते हैं, इसलिए इसमें खाद की आवश्यकता नहीं है। उपजाऊ है, सभी जगह जमाव एक सा नहीं है, भौतिक लक्षण अलग अलग मिलते हैं। उपजाऊ है तो कृषि भी अच्छी होती है। ये हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखें, काली मृदा की विशेषताएं। काली मृदा महीन कणों वाली, सबसे पहले तो ज्वालामुखी उद्गार से धरातल के से जो लावा निकला है अंदर से वो ठंडा होकर जमा हो गया और उसके अपक्ष से लावा प्रवाह उत्पादन इस बेसाल्ट से। तो ये हमारा ज्वालामुखी उद्गार से मिट्टी का निर्माण हुआ है। महीन कणों वाली चीका मिट्टी है, चिकनी रहती है, चिपचिपी रहती है, पानी पड़ने में चिपचिपी हो जाए, सूखने में दरारें पड़ जाती हैं। और हमारा क्षेत्र जो है मालवा जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो जब पानी लगता है तो पैरों में चिपकती है, बहुत चीका रहती है, और सूखने पे अभी खेतों में जाएंगे तो दरारें पड़ जाती हैं। तो ये किसकी मुख्य विशेषता है? लोहांश की मात्रा अधिक होती है, मैग्नीशियम भी अधिक पाया जाता है। काफी समय तक नमी रखने की धारण क्षमता सबसे अधिक होती है काली मिट्टी में, यानी नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक है।
और ये मिट्टी कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और इस कपास की काली मृदा भी कहते हैं, और इसका नाम रैगुर मृदा भी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी काली मृदा है। इसी प्रकार आए हम जलोढ़ मृदा पे। जलोढ़ मृदा की क्या विशेषता है? जलोढ़ अभी हमने पढ़ाई था बांगर और खादर में, ये सबसे उपजाऊ और अधिक विस्तार वाली है, यानी उत्तर भारत के विशाल मैदानों में देखा जाए सबसे ज्यादा यही पाई जाती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ भी है। देश के मैदानी भागों में और तटीय प्रदेशों में, यानी हमारा देश का जो मैदानी भाग है इधर ये, और जो तटीय भाग है भारत का पूर्वी तटीय भाग, ज्यादातर पश्चिमी इतनी नहीं है लेकिन पूर्वी तटीय भागों में ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। इस मृदा में पेड़ पौधों का सड़ा गला अंश, ह्यूमस की मात्रा में काफी मात्रा रहती है। ह्यूमस रहता है, जो पेड़ पौधे पत्तियां जो सड़ गल जाती हैं वो इसमें ज्यादा रहता है। चूने का अंश भी जलोढ़ मृदा में काफी मिलता है। जलोढ़ मृदा से बने क्षेत्र को बांगर तथा नई जलोढ़ मृदा से बने को खादर कहते हैं। बांगर और खादर में हमने इसको समझ लिया था। नेक्स्ट स्लाइड में देखें हम, भारत में राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर संतुलन संसाधन के नियोजन की आवश्यकता क्यों है? नियोजन की बात करें तो भारत जैसे देश में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, और ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरफ के संसाधन की प्रचुरता है तो दूसरी तरफ संसाधनों की कमी है। यानी हमारे देश में देखें तो एक तरफ तो बहुत सारे संसाधन, जैसे छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ संसाधन बहुत कम है, तो संसाधन में भिन्नता देखने को मिल रही है। तो यही क्या है, संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता। हमें आवश्यकता है कि सभी जगह समान रूप से संसाधनों का उपयोग हो सके। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिजों और कोयले की प्रचुर मात्रा है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन पर्याप्त है परंतु मूल विकास की कमी है, यह विकास बहुत कम है। राजस्थान में पवन सौर ऊर्जा संसाधनों की बात है लेकिन जल संसाधन की कमी है। ये क्या बता रहा है? प्रादेशिक भिन्नता। यहाँ सौर ऊर्जा और ये बहुत है लेकिन खनिज संसाधन कम है। लद्दाख में शीत मरुस्थल व अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यहाँ प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का धनी है। वहाँ खनिज पदार्थ तो दूसरे नहीं है लेकिन सांस्कृतिक जो विरासत है उसका ये धनी है। अधोसंरचना कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है, इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर संतुलन संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। यानी हमारे देश में जो संसाधन है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के हैं, तो हमें बैलेंस रूप से नियोजन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि सभी जगह से समग्र रूप से विकास हो सके। इसके अलावा हमारे इस अध्याय में कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। एक शब्द वाले या प्रश्न, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ था? अभी हमने चर्चा करी थी, रियो डी जेनेरो जो ब्राजील का शहर है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को हमने दो प्रकार के भागों में बांटा है, जैविक और अजैविक। राष्ट्रीय वन नीति कितने प्रतिशत भाग पे बना होना चाहिए? 33% भाग पे बना होना चाहिए। अधिक वर्षा से निक्षरण से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो यहाँ लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। अगला है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में है? यानी मरुस्थल वाला क्षेत्र हमारा राजस्थान में, ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। थार का मरुस्थल है तो ये राजस्थान में है। भारत के कितने प्रतिशत भाग पे पर्वतीय क्षेत्र है? तो 30% भाग पे पर्वतीय क्षेत्र है। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा है? काली मृदा, और इसको रैगुर के नाम से भी जाना जाता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर या 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर, ये हमारा भारत का क्षेत्रफल है। लास्ट में हमारा कुछ और सत्य असत्य वाले प्रश्न हैं, इन पर भी देख लें। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता। पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती, मैंने कहा था कि बांगर और खादर, जहां पुरानी होगी बांगर कहते हैं, तो ये ट्रू है। दूसरा है लेटेराइट को ग्रीक भाषा का लेटर शब्द से लिया गया है, ये भी सही है। पंजाब और हरियाणा 80% भूमि पर कृषि होती है, ये भी सही है कि पंजाब का मैदानी भाग है तो ज्यादातर भाग पर कृषि होती है, ये हमारा सत्य है। जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती नहीं की गई, वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, गलत है, ये फॉल्स है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। पांचवा ये ट्रू है, सत्य। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग पीला होता है, ये भी फॉल्स है, गलत है, पीला नहीं होता। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य संसाधन है, ये हमारा सही है। क्यों? मृदा बनती रहती है और नए नए उसमें बदलाव होते रहे, लेकिन हमें दिखता नहीं है। मृदा को बनने में कई वर्ष, हजारों साल लग जाते हैं, वो बनते कंटिन्यूस प्रोसेस है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था शुरुआत में। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैविक, तो दो सत्य है, ये दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारे
इस अध्याय में जो 2 नंबर के या 3 नंबर के या 1 नंबर के बहुत सारे प्रश्न जो बनते हैं वो छात्रों के लिए बहुत ही रुचिकर होंगे कि इनको ये अगर देखेंगे तो वास्तव में वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद।